राधे राधे जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अभय शर्मा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अभय जी। आप सब कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं 12 प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं। 11वें नंबर का कुंडली में ये जो विषधर काल सर्पयोग होता है, जिसको विषाक्त काल सर्पदोष भी कहते हैं, यह काल सर्पदोष कैसा काल सर्पदोष होता है, जन्म पत्रिका में विषधर काल सर्पयोग कैसे बनता है, इसका कैसे प्रभाव होता है और इसका पूर्ण रूप से निवारण कैसे किया जाए, काल सर्पदोष से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। तो 5 मिनट का समय निकालिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छा ज्ञान सबको प्राप्त हो। और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो वहां पे एक ऑल का ऑप्शन आता है, वहां दबाइएगा ताकि समय समय पे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विषधर काल सर्पदोष से संबंधित सभी जानकारी। मैं आप लोगों को बता दूं, अनेक प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं, 12 प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं। तो हर काल सर्पदोष का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग उपाय और अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। तो 12 प्रकार के जो काल सर्पयोग होते हैं, अनंत से शेषनाग तक सभी काल सर्पदोष से संबंधित वीडियो मैंने बना दिया है। चैनल पे जाइएगा, आई बटन पर लिंक भी आ रहा होगा, वहां पे जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और आज के इस वीडियो में 11वें नंबर का जो काल सर्पयोग होता है, विषधर काल सर्पयोग। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये काल सर्पदोष कुंडली में इसको कैसे देखते हैं। चाहे जन्मपत्री मेरी हो, चाहे कुंडली आपकी हो, किसी की भी जन्म पत्रिका हो, लगन कुंडली में ये देखिए कि 11वें भाव में, जन्म पत्रिका के 11वें भाव में, 11वें भाव में राहु विराजमान हो, है ना, राहु विराजमान हो। 11वां घर किसका होता है कुंडली का? 11वां घर होता है इच्छा का, है ना, आय का। तो 11वें घर में राहु विराजमान हो, ठीक उसके सामने पंचम भाव में 5वें घर में क्या विराजमान हो? केतु विराजमान हो। 5वां घर किसका होता है? शिक्षा का, बुद्धि का, विवेक का, पितरों का, संतान का, है ना। तो 5वें घर में क्या विराजमान हो? केतु। सीधी सी बात है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है, जब राहु कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, ठीक उसके सामने पंचम भाव में केतु विराजमान हो, सातों के सातों ग्रह उसके मध्य में आ जाए तो क्या बना? विषधर काल सर्पदोष। अगर एक दो ग्रह बाहर है तो आंशिक बना दिया, आंशिक काल सर्पदोष है, ऐसा वैसा नहीं होता है, हल्का सा प्रभाव रहता है, उसको उपाय करने से वो काल सर्पदोष कट जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से कब बनता है? जब 11वें भाव में राहु विराजमान हो, 5वें भाव में केतु विराजमान हो, सातों के सातों ग्रह उसके मध्य में आ जाए, क्या बना? विषधर काल सर्पदोष। अगर आप नहीं देख पा रहे तो आप हमसे संपर्क करिए, यह हमारा प्रोफेशनल वर्क है, हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, यह हमारा प्रोफेशनल वर्क है। आप हमसे संपर्क करके अपने हस्तरेखा, जन्म पत्रिका, सब कुछ का विश्लेषण करवा सकते हैं और आसानी से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे इस काल सर्पदोष को देखा जाता है। इसका प्रभाव क्या है सुन करके देखिए कैसा लग रहा है। विषधर, विष यानी जहर, और दोष मतलब कष्ट। तो ये काल सर्पदोष कष्टदायक होता है। इसका प्रभाव क्या है ये देख लीजिए। 11वें भाव में राहु विराजमान हो, जिस घर में बैठेगा उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा, उसी हिसाब से इसका फलादेश होगा। तो 11वें भाव में राहु विराजमान है, यानी कि आपकी इच्छाओं की आपकी पूर्ति नहीं होगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपका समय पे भाग्य उदय नहीं होगा, आपको अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, जैसे अनिद्रा, यानी कि समय समय पे आपको नींद नहीं आना, हृदय रोग से संबंधित, गुप्त रोग से संबंधित, नेत्रों रोग से संबंधित और अनिद्रा रोग से संबंधित ऐसे आपको कष्ट देखने को मिल सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। अनेक प्रकार के आप कभी कभी ऐसे कार्य कर जाओगे जिससे आपको मान सम्मान की हानि होगी, राज सम्मान में आपकी जो है इज्जत नहीं होगी। उसी प्रकार से पंचम भाव में कौन विराजमान है? केतु। तो ये देख लीजिए, संतान की प्राप्ति उचित समय पे नहीं होगा, ना ही आपका उचित समय पे विवाह होगा, ना ही आपकी उचित समय पे संतान की प्राप्ति होगी। और अगर कुछ संतान आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका नाम गंदा कर सकता है। और उच्च शिक्षा की जब आप तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस वगैरह की, किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा की जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको शिक्षाओं में भी बाधा देखने को मिलेगा, पढ़ाइयों में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संतान की प्राप्ति बहुत कष्ट में जाकर के होगा, संतान कष्ट में उत्पन्न होगा, इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा जीवन में, मान सम्मान की वृद्धि में कभी कमी आ सकती है। अगर यह पूर्ण रूप से यह काल सर्पदोष बन रहा है तो आपको ऐसे ऐसे प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर आपकी व्यवस्था ठीक है, आपका रहन सहन ठीक है, आप संगति आपका ठीक है, आप मदिरापन है ना, तामसिक भोजन, इन सब चीजों से, गंदगियों से दूर रहते हो, संगत रहन सहन ठीक है, तो ये काल सर्पदोष अच्छा भी प्रभाव देता है। बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। तो अगर पूर्ण रूप से ये काल सर्पदोष बन रहा है तो उपाय कीजिए। श्रावण के महीने में नाग पंचमी में रुद्राभिषेक, चांदी के नाग नागिन का रुद्राभिषेक करवा करके, भगवान शंकर जी के विधि विधान से पूजन अर्चना करके
नाग नागिन को बहते हुए जल में प्रवाहित करें, जितना ज्यादा हो सके राहु के बीज मंत्रों का जाप करें और किसी योग्य ब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों से काल सर्पदोष की शांति करवाए। अपने घर पर या पूजा स्थल पर इस काल सर्पदोष के विधि विधान से शांति करवाए, आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ये उपाय कीजिए, जितना ज्यादा हो सके राहु बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ये चीज है, विधि विधान से महादेव जी की अर्चना कीजिए, पूजन वंदना कीजिए। ये होता है काल सर्पदोष। इस प्रकार से इसका प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार से ये काल सर्पदोष ऐसे कुंडली बनता है। आपकी व्यवस्था ठीक है तो ये अच्छा लाभ भी देता है। और अगर कष्ट कारक बन रहा है, जीवन में ये सब आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी इसकी शांति करवाइए। ये होता है जन्म पत्रिका 11वें नंबर का काल सर्पदोष, विषधर काल सर्पदोष। 12वें काल सर्पदोष अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्यार बनाए रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।